विषम कैसे करने? अभी विग्रह में आएंगे हम, अभी पहले संधि करना सीखें। पितृधन ऋणम, तो ये समान सवर्ण दीर्घी भवति परस्य लोपम, तो ये त्रि हो जाएगा पितृणम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। ये पितृणम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और एक गुणाकार का चिन्ह है ना, ये क्या है? वो गंगा उत्तरम, एक चिन्ह क्या दर्शाता है? ये दिखा रहा है कि ये गुण संधि के उदाहरण हैं। नहीं 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 नहीं, जिसने गुणा का चिन्ह क्यों लगा दिया, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा वो मुझे, ठीक है। चलेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं पुस्तक। हाँ, तो कन्हैया जी कुछ होमवर्क दिया है क्या? कल क्लास में नहीं मैं आ पाई थी। होमवर्क ग्रुप में दिया है ना, कल तो स्वरांत प्रकरण का लिखा है होमवर्क तो ग्रुप में। ग्रुप में पर मुझे तो नहीं मिला था, तो मैंने डाला भी था कि होमवर्क। आपने जो मैसेज डाला उसके जस्ट एक मैसेज ऊपर होमवर्क लिखा हुआ है। अच्छा, देखो एक बार, मुझे लगा आपने देख लिया होगा। देखो एक मिनट। ये डला ना होमवर्क। ठीक है। तो आज हम आगे चलते हैं। इसी में हम थे सूत्र क्रमांक अवर्णे इवर्णे ए और उवर्णे ओ, ये दो सूत्र हमारे हो चुके थे। इसके आगे देखिए, एक चीज़ हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी पाठ आदि करते हैं अपने घरों में, आप सभी के जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबके अलग अलग प्रकार के होंगे, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, तो उसमें जो भी स्तोत्र पाठ आदि आप करते हैं तो उसको थोड़ा धीरे धीरे और थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे कौन सी संधि हो रही है। तो क्या है, आपकी प्रैक्टिस में आएगा और उससे फिर आप शब्दों को पकड़ पाएंगे। मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सभी लोग पढ़ते ही हैं, तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अगला सूत्र है सूत्र क्रमांक 31 31 रिवर्णे अर। सूत्र है रिवर्णे अर 31। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि अवर्ण के बाद अगर रिवर्ण आएगा, अवर्ण मतलब क्या हो गया, आ अथवा आ, और रिवर्ण क्या हो गया, री अथवा री। अवर्ण के पश्चात अगर रिवर्ण आएगा तो अवर्ण का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। अवर्ण का अर हो जाएगा और ये जो रिवर्ण है इसका लोप हो जाएगा, अर्थात इसका कुल उत्तर क्या आएगा, अर। ये इसका सूत्र हो गया। अवर्ण और रिवर्ण मिलके अर बनता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो महा में क्या है, आ है, और ऋषि में क्या है, री है। तो ये दोनों मिलके आ के स्थान पे क्या हो गया, अर, और ऋषि का री का हो गया लोप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये है मह धन आ,
री धन शी। तो अब ये क्या हो जाएगा पूरा मिलके, हा इसमें जुड़ जाएगा और रा के बाद ये हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया, मह धन अर धन शी। तो मह धन अर क्या हो जाएगा, महर, है ना, हा में हलंत है वो आ से जुड़ जाएगा, धन शी। अब देखिए रा जब भी आधा होता है तो वो अगले व्यंजन के ऊपर जाता है। तो यहाँ रा आधा है तो ये अगले व्यंजन के ऊपर जाएगा, महर्षि। ठीक है, किसी को कोई समस्या इसमें, कोई प्रश्न? एक और उदाहरण देखते हैं, देव धन रिद्धि। तो देव के अंत में क्या है, आ है, और रिद्धि में क्या है, री है। ये दोनों मिलके क्या हो गए, अर हो गए। अर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, देवर्धि। देवर्धि। समझ में आया ये? अवर्ण, अवर्ण जुड़ेगा रिवर्ण से, तो अवर्ण के स्थान पे आएगा क्या, अवर्ण के स्थान पर आएगा अर, और रिवर्ण का हो जाएगा लोप। तो अकेला क्या बचेगा, अर। तो महा धन ऋषि, तो आ री से जुड़ा, तो आ और री आपस में जुड़े तो ये हो गया अर, री का हो गया लोप। तो अब इन सबको जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, मह धन अर्धन शी। तो महर धन शी, रा में हलंत था तो ये शी के ऊपर आ गया, अगले व्यंजन के ऊपर, तो ये हो गया महर्षि। क्लियर है, कोई प्रश्न? इसी प्रकार देववृद्धि तो देवर्षि। इसी प्रकार हम एक और ले सकते हैं, देव धन ऋषि। तो ये भी इसी प्रकार हो जाएगा, देव के अंत में आ है और यहाँ री है, ये दोनों मिलके हो गए अर, तो ये हो जाएगा देवर्षि। ठीक है, हलंत रेफ लिख के शी अगर किया तो वो दोषपूर्ण होगा। कैसा बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आया मुझे आपका प्रश्न। देव अनंतरम र हलंत लिख के आगे शी अगर लिखा, ये इस प्रकार से बोल रहे हैं? हाँ ये सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसको लिखने की प्रक्रिया जो है वो ये है, आप मोबाइल में भी हिंदी में टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ये जो रा की रेफ है, इसको लिखने का तरीका यही है। ठीक है, आपको पुस्तकों आदि कहीं पे भी ये रा हलंत के साथ मिलेगा नहीं। और कहीं कहीं समझो ऐसा वर्ड है, तरी 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 शब्द वो हार रेप जो है ह के पहले भी लिखते हैं कहीं कहीं, तरी तरी। यदि तरी यदि तरी ये जो शब्द है महोदय, हाँ उपरी अपि लेखितुं शक्नुमः, इतोपि तस्य पूर्वमपि लेखितुं शक्नुमः इति शब्द सम्यक् अस्ति वा दोषपूर्णः? नहीं, इति सम्यक् अस्ति,
ये जो शब्द है ये ठीक है, ये आपका गलत नहीं है, ये दोनों सही हैं, लेकिन इसका प्रयोग आपको देखने में नहीं आएगा। नहीं, दूसरा एक शब्द, अभी इसकी नहीं बात कर रहा मैं, दूसरा जो एक शब्द है यदि तरी, तरी मधला, तरी में जो शब्द आता है रेफ जो आता है के पहले तरी, यदि तरी, ऐसा भी लिखते हैं, और ह के पहले रेफ लिख के ऐसा नहीं, वो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता ऐसा नहीं, ना ऐसा आड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींच के ऐसा हल्के हल्के बीच में से ऐसी। अच्छा, आप इस प्रकार से कह रहे हैं ऐसा? तरी, नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए, ये हमने लिखा और ये लिखा, इन दोनों में अंतर है। ये दोनों क्या लिखे हुए हैं? ये जो लिखा है, ये लिखा है, इसमें हा आधा है और रा पूरा है, और ये है, ठीक है, इसमें रा के ऊपर ई की मात्रा और हा आधा है, हा मेहनत, और इसमें हा के ऊपर ई की मात्रा है और रा आधा है। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। जो रा की रेफ है वह दो तरह से लगती है, जैसे हमने कहा ग्रह और हमने कहा गर्व। तो ग्रह जो लिखा है ये है ग धन रा, रा के बाद आ और हा, हा के बाद आ। तो यहाँ पे क्या है? ग फिर रा और फिर हा। तो ग जो है वो आधा है। यदि रा की रेफ इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से लगी हुई, तो जिस शब्द में रा की रेफ लगी है वो शब्द आधा है। और यदि रा की रेफ ऊपर है तो गा पूरा है, रा आधा है और वा पूरा है, ठीक है। तो ये वाली जो रा की रेफ होती है इसमें रा पूरा होता है, और ये वाली जो रा की रेफ होती है इसमें रा आधा होता है। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो आधा अक्षर होता है, आधा अक्षर सदैव ऊपर होता है, ठीक है, आधा अक्षर सदैव ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये जो आपने ग्रह लिखा है, ठीक है, ये जो ग्रह लिखा है, तो इसमें क्या है? गा ऊपर है और रेफ नीचे है, तो रा नीचे है ना। तो क्या हो जाएगा? ये गा आधा होगा, क्योंकि ऊपर क्या है? आधा अक्षर सदैव ऊपर, तो गा आधा और रा पूरा। और ये गर्भ में क्या था? गर्भ में ऐसे लिखा था, वा के ऊपर रे, तो रा ऊपर था और वा नीचे था, तो रा आधा होगा और वा पूरा होगा, ठीक है। युद्ध में ध और ध की क्या स्थिति है? युद्ध बुद्ध, ठीक है। अब यहाँ युद्ध में क्या हो रहा है? क्या है ऊपर? ऊपर द है, दा है, तो यू द ध, युद्ध, दा आधा है, बा पूरा। इसी प्रकार बुद्ध, और प्र में प्रकाश का प्रकाश, तो यहाँ रा नीचे है ना, पा ऊपर है, तो पा आधा, रा पूरा, काश। जो नीचे आता है वो पूरा रहता है, जो नीचे आएगा वो पूरा रहेगा, जो ऊपर जाएगा वो आधा रहेगा। संयुक्त अक्षर में हमेशा यही रहेगा, ठीक है। अभी गृह
गृह जो लिखते अपन, नीचे जो आधा ये गृह बोल रहे हैं। कृष्ण कृष्ण है गृह। गृह, ये गृह क्या है? ये तो री की मात्रा है, ये आधा पूरा थोड़ी है। ये गा में री की मात्रा है, री स्वर है ना, तो ये कृष्ण कृष्ण जैसा है। कृष्ण जैसा। कृष्ण में भी क्या है? का और री की मात्रा, फिर शा आधा, फिर ना। ठीक है, ये री की मात्रा है, जो नीचे लगेगी वो री ऋषि की मात्रा है। ठीक है, क्लियर है? किसी अन्य को प्रश्न है इसमें? क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को डाउट रहता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो बताएं। अब हम पूछते हैं। तत्वार्थ, तो यहाँ क्या हो गया? ता, फिर आधा ता, फिर वा, है ना, फिर आ, है ना, वार्थ वो पूरा ऐसे ही लिख लीजिए अभी आप, संधि तो आप लोगों से बनती ही है। फिर रा, फिर था, है ना, तो ये ता भी आधा है और ये रा की रेफ लगी है, तो ये रा भी आधा है। तत्वार्थ। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आधा अक्षर होता है वो हमेशा किसी न किसी स्वर के सहारे होता है। वो अपने जो अगला व्यंजन है उसके आधार पे उसका प्रोनाउंस होगा। क्योंकि जो आधा अक्षर होता है वो आधा क्यों है? वो आधा इसलिए है कि उसके साथ कोई स्वर नहीं है, और उसके साथ स्वर नहीं है तो बिना स्वर के किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। कोई ना कोई व्यंजन चाहिए। ठीक है, भले ही एक व्यंजन के आधार पे दो स्वर लो, जैसे हमने कहा स्वा, स्वा, तो सा आधा है, इसका उच्चारण नहीं कर सकते हम, लेकिन ये वा से मिला और वा मिला आ से, तो इस आ के आधार पे सा और वा दोनों का उच्चारण होगा, तो ये स्वा हो जाएगा। ठीक है, आप आधे सा का अकेले का उच्चारण नहीं कर सकते, उसको किसी ना किसी स्वर के साथ ही उच्चारण करना पड़ेगा। तो ये वा किसके ऊपर डिपेंड है? वा डिपेंड है आ के ऊपर, और सा डिपेंड है वा के ऊपर, तो ये सब अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड हो गए? आ के ऊपर। ठीक है, तो आ के आधार पे इनका उच्चारण होगा। ठीक है, क्लियर? मतलब बिना स्वर के कोई शब्द नहीं बनेगा कि व्यंजन व्यंजन से मिलकर हो जाए। भले ही 4 व्यंजन हो लेकिन एक स्वर अवश्य रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। अब इसके पश्चात हमारा सूत्र आता है, सूत्र क्रमांक 37। सूत्र क्रमांक 37 है एकारे ऐ ऐकारे च, एकारे ऐ ऐकारे च। सूत्र क्रमांक 37 देखेंगे, एकारे ऐ ऐकारे च। ठीक है, इस सूत्र में क्या है? ये सूत्र कह रहा है कि अवर्ण के परे ए या ऐ कुछ भी हो तो उत्तर क्या आएगा? ऐ। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब स्वर के रूप में लिखा जाता है तो ए को ऐसे लिखते हैं और ऐ को ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इनका मात्राओं के रूप में प्रयोग होता है तो का में ए की मात्रा के, का में ऐ की मात्रा कई, तब इनमें 2 डंडे लगते हैं। जब इनका व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है तो के ए की मात्रा में 1 डंडा और ऐ की मात्रा में 2 डंडे। लेकिन जब इनको स्वर के रूप में लिखा जाता है तो ए में बिना डंडे का होता है और ऐ में 1 डंडा होता है।
ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो। कई लोग वरना आई एड़ी का, आई ऐनक का ऐसे लिख देते हैं, ये कोई शब्द ही नहीं है, वर्ण नहीं है। ठीक है, स्वर में लिखेंगे तो ए में बिना डंडे का और आई में एक डंडे का, और जब इसको व्यंजन के साथ लिखेंगे तो ए में एक डंडा, आई में दो डंडे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे लिखते समय। तो अवर्ण एकारे ऐ ऐकारे चा, अवर्ण के साथ यदि ए ऐ किसी का भी संयोग होगा, अवर्ण अर्थात आ या आ, तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऐ। जैसे 10 धन 1 है ना, तो 10 में क्या हो गया? 10 धन आ धन ए धन का, तो आ और ए, अवर्ण और ए मिलके आई बना, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो 10 और आई, तो दशई क, दशई उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आया ये? क्लियर है ये? कोई प्रश्न इसमें किसी को? इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं इसके। 1 धन 1, तो 1 में 1 धन आ धन 1, तो अवर्ण और ए मिलके ऐ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एकैक। सूक्ष्म धन 1, सूक्ष्म धन 1, तो ये आ और ये ए, तो हो जाएगा ऐ, सूक्ष्मैक। क्लियर है ये? कोई प्रश्न किसी को? अवर्ण के साथ ए या ऐ कुछ भी जुड़ेगा तो उत्तर आएगा ऐ। और ऐ की मात्रा का ध्यान रखेंगे कि ए की मात्रा में एक डंडा, ऐ की मात्रा में दो डंडे, लेकिन स्वर में ए में कोई डंडा नहीं रहता और ऐ में दो डंडे रहते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न? महोदय, एक प्रश्नः अस्ति। सूत्रतः एव अस्ति, ध्रुव इति शब्द वयं लिखामः तर्हि घ उकारः एवं उकारः अपि लिखितुं शक्नुमः। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से या तो आप हेडफोन यूज कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, स्मार्टफोन अस्ति। ध्रुव शब्द अस्ति, ध्रुव शब्द, ध्रुव, हाँ ध्रुव शब्द, तर्हि ध्रुव शब्द लिखितुं शक्नुमः वा? दोन प्रकार से अपन ध्रुव शब्द लिख सकते हैं क्या? ऐसा कैसे लिखेंगे? दो प्रकार, आप कौन से प्रकार? घ को उकार देके इतोपि द्वितीय ध के बाद में रुकार लगा के ध्रुव, जैसा कृष्ण वैसा ध्रुव लिख सकते हैं क्या? ये इस तरह से? हाँ, एक मिनट, एक निमिषम। आप मुझे लिख के फोटो भेजिए, आप कैसा बोल रहे हैं? हाँ, ध्रुव, ये दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जैसा ऊपर का और ये नीचे का आपने लिखा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ धा है आधा, फिर रुव लिखा हुआ है, और यहाँ धा में
ये री की मात्रा है, री ऋषि ये स्वर है, ठीक है। ये री ऋषि की मात्रा है, ये स्वर है, और ये रा क्या है, ये रा व्यंजन है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ रा का प्रयोग हो रहा है और यहाँ री की मात्रा लगी है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो नाम है ध्रुव, ये जो नाम है वो किस तरह से लिखना सही रहेगा? ऊपर वाला, ये नीचे का गलत होगा ऐसा? हाँ, धृति अगर आप लिखते हैं तो धृति इस तरह से लिखा जाता है। जो ध्रुव है वो ये वाला सही है। और कृष्ण को उकार करके अगर लिखा तो कृष्ण, देखिए जो जैसा शब्द है वैसे ही तो लिखा जाएगा। कृष्ण में री की मात्रा है तो कृष्ण को ऐसा ही लिखा जाएगा। आप दूसरी तरह से लिखेंगे तो वो गलत होगा। अपन जो कृष्ण राम कृष्ण ऐसा जो शब्द है, हाँ, तो ये राम कृष्ण वाला का कृष्ण जो है उसमें री की मात्रा होती है, वो नीचे लगती है कृष्ण। हाँ, देखिए उसका उच्चारण ही अलग है। देखो आप है ना, उच्चारण पे अगर कार्य करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा धृति, धृति, तो यहाँ री का उच्चारण हो रहा है धृति, और मैं कह रहा हूँ ध्रुव, तो यहाँ रा का उच्चारण। धृति री का उच्चारण अलग है, रा का उच्चारण अलग है। ध्रुव, धृति, कृष्ण, कृष्ण री का उच्चारण है। क्र, क्र, क्र और क्री, ये क्री है और ये क्र है, ठीक है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, क्र और क्री, ठीक है। तो इस सूत्र क्रमांक 37 में किसी को कोई समस्या? अवर्ण इकारे ऐ, ऐकारे च। अब इसके पश्चात हम अगले सूत्र में आते हैं, सूत्र क्रमांक 40। ओकारे औ, औकारे च, ओकारे औ, औकारे च। ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि अवर्ण के साथ, अवर्ण के साथ ओ अथवा औ कुछ भी हो, इसमें उत्तर क्या आएगा? औ। अवर्ण किस में परिवर्तित हो रहा है? औ में, और इसका हो रहा है लोप। तो फाइनली क्या बचेगा? औ। सूत्र क्रमांक 40, ठीक है। गव, किसका लोप होगा भैया जी? ओ या औ जो भी होगा उसका लोप हो जाएगा। अच्छा, तो गव धन ओदन, गव धन ओदन, तो गव में बाद में क्या है? आ, और यहाँ क्या है? ओ। तो ये आ और ओ ये मिलके हो गया क्या? औ। तो ये हो गया गवौदन। महा ओग, तो ये आ है, यहाँ ओ है, ये दोनों मिलके क्या हो गए? औ। तो ये क्या हो जाएगा? महौग। ठीक है। समझ में आया? तो अब आप देखिए, आपने क्या कर लिया? आपने अवर्ण के साथ
अवर्ण अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसके साथ अगर अवर्ण जुड़ेगा, ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा? दीर्घ। ये सूत्र कौन सा हो गया? सूत्र क्रमांक 24, समानः सवर्णे दीर्घी भवति। अगर इवर्ण जुड़ेगा तो उत्तर आएगा ए। अगर उवर्ण जुड़ेगा तो उत्तर आएगा ओ। अगर ऋवर्ण जुड़ेगा तो उत्तर आएगा अर। अगर ए और ऐ में से कुछ जुड़ेगा तो उत्तर आएगा आई, और ओ और औ में से कुछ जुड़ेगा तो उत्तर आएगा औ। तो इस प्रकार आपने इसके सभी के साथ कॉम्बिनेशन देख लिए। कौन सा ये? 40 और 37, ये हो गया सूत्र क्रमांक 40, ये हो गया सूत्र क्रमांक 37, और ऋवर्ण अर सूत्र क्रमांक 31, 30, ये हो गया सूत्र क्रमांक 31, ये हो गया सूत्र क्रमांक 30, और ये सर 27 है, कौन सा है? ये हो जाएगा अवर्ण वर्ण ए, ये हो गया सूत्र क्रमांक 27। तो अवर्ण के साथ कोई भी स्वर हो उनके लिए ये नियम बन जाएगा। इसको आप लिख लें तो ये हमेशा काम आएगा आपके पास कि अवर्ण के साथ अवर्ण हो तो क्या आएगा, अवर्ण के साथ इवर्ण हो तो क्या होगा, उवर्ण हो तो क्या होगा, ऋवर्ण हो तो क्या होगा, ए ऐ हो तो क्या होगा, ओ औ हो तो क्या होगा। तो ये अवर्ण के साथ जितने पॉसिबल स्वर हैं उन सभी का उत्तर आ गया। ठीक है, कोई समस्या इन सभी सूत्रों में किसी को? क्लियर है? कोई प्रश्न? आगे चलते हैं, चलें? एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। अपन इसको संधि बोल। हाँ हाँ, अपन बोले अवर्ण प्लस और फिर इधर जो भी है, लेकिन इधर अपन ये भी बोलते हैं साथ में कि अवर्ण वाला जो है वहां पे कुछ भी मात्रा बन के और वो आ जाता है, और इधर वाला जो है प्लस के बाद वाला उसका लोप हो जाता है। तो लोप हो रहा है तो अपन उसको संधि क्यों बोलते हैं फिर? लोप ही हो गया ना उसका। ये संधि होने के बाद ये आया और उसका लोप हुआ है। ठीक है, संधि होने के बाद उसका लोप हुआ है। जैसे आपने हलवा बनाया, हलवा बनाते हो आप हैं? हाँ। क्या क्या डालते हो? हाँ। क्या क्या डालते हो? आटा, शक्कर, पानी, है ना? तो सबका लोप हो जाता है और एक नई चीज बनती है। लोप हुआ ना, पानी का भी लोप हुआ। जब हलवा आ गया उसमें पानी नहीं मिलेगा, शक्कर नहीं मिलेगा, उसमें आटा भी नहीं मिलेगा, एक नई चीज मिलेगी। अमृत धारा बनाई, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो लोप होने के कारण, अब हम कहें लोप हो गया तो संधि कैसे हुई? तो वो संधि के कारण ही लोप हुआ है। वो जुड़ने के कारण ही एक का लोप हुआ और एक कन्वर्ट हुआ है, इसीलिए वो संधि है, क्योंकि संधि का रिजल्ट आया है वो। है ना? ठीक है, तो अब इसमें हम अवर्ण के साथ, अवर्ण को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के हमने सारे कॉम्बिनेशन देख लिए। अब अवर्ण के बाद क्या था? इवर्ण। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं इवर्ण, और इवर्ण के संयोग देखेंगे सभी के साथ। ठीक है, तो अब यहां पर एक शब्द प्रयोग होता है असवर्ण। असवर्ण, अभी तक हमने पढ़ा था सवर्ण, अब हम पढ़ रहे हैं असवर्ण। असवर्ण क्या कहलाता है? जो स्वर सवर्ण नहीं है, जो स्वर सवर्ण नहीं है वो क्या कहलाएंगे? असवर्ण। ठीक है, तो इवर्ण का
सवर्ण क्या है? इवर्ण का सवर्ण ई और ई ये दोनों है ना। अब इवर्ण का असवर्ण क्या है? इवर्ण का असवर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? 14 स्वर माइनस इवर्ण। 14 स्वरों में से इवर्ण को अलग कर दो। तो 14 स्वर में से क्या अलग करना है? ई और ई, ये दोनों अलग कर देंगे तो क्या बचेगा? आ। अब ई नहीं आएगा, ओ ओ 12 स्वर है। री री ली ली ए आई ओ औ। ठीक है, किसका? इवर्ण का असवर्ण निकाला। तो समझ में आई बात कि जिसका असवर्ण निकालेंगे उसको 14 स्वर में से घटा देंगे। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे उवर्ण का असवर्ण चाहिए, है ना, यदि मैं उवर्ण का असवर्ण निकालूं तो मेरे को क्या कर 14 स्वर में से मैं क्या घटा दूंगा? उवर्ण को घटा दूंगा। तो 14 स्वर में से उ और उ ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आ ई उ नहीं आएंगे और बाकी सारे आ जाएंगे, है ना। समझ में आया? हाँ जी। जिसका भी असवर्ण निकालना हो 14 स्वर में से वो वाला वर्ण घटा दो। इसी प्रकार ऋवर्ण का असवर्ण निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर चौदह स्वर में से ऋवर्ण अलग कर देंगे तो ये हो गया ऋवर्ण, री और दीर्घ री, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ ई और ये री चला जाएगा यहाँ से, है ना। ह्रस्व और दीर्घ दोनों चले जाएंगे। उ ठीक है, इस प्रकार से ये रहेंगे। समझ में आ रहा है असवर्ण क्या होता है? अलग अलग वर्ण के असवर्ण अलग अलग होंगे। जिस भी वर्ण का असवर्ण निकालेंगे उस वर्ण को 14 स्वरों में से घटा देंगे। ठीक है, ऋवर्ण का निकालना था तो ऋवर्ण को घटाया। ठीक है, कोई प्रश्न यहां पर? ठीक है, तो अब इसका उपयोग अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो असवर्ण क्या होते हैं ये आप लोगों ने देख लिए। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि ये अवर्ण के साथ अलग अलग वर्णों के योग से क्या बनता है। अवर्ण के साथ अवर्ण जुड़ेगा तो दीर्घ होगा। समान सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। अवर्ण के साथ इवर्ण जुड़ेगा तो ए होगा। अवर्णे इवर्णे ए। अवर्ण के साथ उवर्ण जुड़ेगा तो ओ होगा। सूत्र क्रमांक 30 उवर्णे ओ। अवर्ण के साथ ऋवर्ण जुड़ेगा तो अर होगा। ऋवर्णे अर सूत्र से। अवर्ण के साथ ए या आई कुछ भी जुड़ेगा तो आई होगा। सूत्र क्रमांक 37 एकारे आई ऐकारे च से। अवर्ण के साथ ओ या औ कुछ भी जुड़ेगा तो सूत्र क्रमांक 40 लग के औ आएगा। ओकारे औ औकारे च सूत्र से। ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि असवर्ण क्या है, कि जो स्वर सवर्ण नहीं है वे सभी क्या कहलाते? असवर्ण। तो जिस भी वर्ण का असवर्ण निकालना हो उसको 14 स्वरों में से घटा दिया जाता है तो 12 स्वर शेष बचते हैं 14 में से।
2 स्वर चले जाते हैं तो 12 स्वर शेष बचते हैं, वे 12 स्वर असवर्ण कहलाते हैं। अलग अलग वर्णों के लिए जिस प्रकार सवर्ण अलग है, उसी प्रकार अलग अलग वर्णों के असवर्ण भी अलग अलग ही होंगे। ठीक है, कोई प्रश्न? पूर्ण करें यहाँ।